हेलो डियर लीगल एस्पिरेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि हमारे जो 7 PM की डेली की क्लास है इसको आप क्या कर दो, शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, ठीक है, सो दैट कि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। डियर लीगल एस्पिरेंट्स, रिलीवेंसी का कंप्लीट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे फैक्ट्स की जिन्हें हमें प्रूव नहीं करना पड़ेगा। आप समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। इंडियन एविडेंस एक्ट की सीरीज में अब तक हम 17 लेक्चर कवर कर चुके हैं। कितने लेक्चर कर चुके हैं? 17 लेक्चर्स। इन सभी लेक्चर्स को आप जो चैनल की प्लेलिस्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर चुके हैं, पहले अपना रिलेवेंस, और आज शुरू करने वाले हैं हम कौन सा, ये एक जनरल टॉपिक है, ठीक है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे फैक्ट्स जिनको प्रूव नहीं करना पड़ता, सच फैक्ट्स विच नीड नॉट टू प्रूव। डी लीगल एस्पिरेंट्स, ऐसे फैक्ट्स जिनको प्रूव नहीं करना पड़ता, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर 1872 का जो हमारा एक्ट है, ये चीज़ें कहाँ पे दी गई हैं? सेक्शन 56 से लेकर के 58 तक, यानी 56, 57 और 58 जो है इसके बारे में बात करते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। ये जो है हमारा ये चैप्टर 3 है। और कितने चैप्टर्स हैं टोटल यहाँ पे? तो टोटल चैप्टर्स हैं हमारे वो यहाँ पे 11 चैप्टर्स और 167 सेक्शंस हैं यहाँ पे। आपको मैंने पहले भी कहा था, बेर एक्ट की जो इंडेक्स बेस्ड सीरीज है वो आपको याद होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको जो इसका किस सेक्शन के भी जो कौन से चैप्टर में किस बारे में बात की गई है, इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। भले ही आपको सेक्शन के अंदर की जो लैंग्वेज है वो भले ही ना पता लगे। तो आज ऐसे इससे डील करने वाले हैं फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव। एक जनरल रूल क्या है एविडेंस का? एक जनरल रूल क्या है कि जितने भी फैक्ट है, कैसे, फैक्ट इन इशू या फिर उससे जुड़े हुए रिलीवेंट फैक्ट, ये दो ही चीजें हम प्रूव करते हैं। सेक्शन 3 में हमने दोनों की डेफिनेशन पढ़ी थी, चाहे केस सिविल नेचर का हो या केस आपका क्रिमिनल नेचर का हो। इंडियन एविडेंस एक्ट तो दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी फैक्ट इन इशू या रिलीवेंट फैक्ट है, दे मस्ट बी प्रूव्ड बाय द गिविंग द एविडेंस। और वहां पे किसी न किसी पार्टी के ऊपर, ऑन ईदर पार्टी देयर इज अ बर्डन ऑफ प्रूफ। क्या रहता है? बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है। बर्डन ऑफ प्रूफ को इंडियन एविडेंस एक्ट कहां से का डील करता है? 101 से 114A तक, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। पहले आप इसको समझिए, ये जनरल रूल है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक एक्सेप्शन है। जैसे अपना हेयर से एविडेंस के एक्सेप्शन है ना, सेक्शन 6, सेक्शन 32, सेक्शन 45, याद रखिए इन सब चीज़ों को। ये साथ साथ में जो आपकी ऐसी चीज़ें आती हैं हेयर से एविडेंस के एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? 32, सेक्शन 6 और सेक्शन 45। रिमेंबर दीज फैक्ट्स। हमेशा इन चीज़ों को ना जितना हो सके अपने दोस्तों के ग्रुप में डिस्कस कीजिए इन चीज़ों को जितना हो सके, देन ओनली यू कैन रिमेंबर दीज थिंग्स। वेरी गुड इवनिंग रजनीश, वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा सा अपनी इसको क्लास को देखो, शेयर करो सब लोगों के साथ। वेरी गुड इवनिंग विकास जी। अभी देखिए जो एक्सेप्शन है यहाँ पे उनकी हम बात करते हैं। क्या एक्सेप्शन है? कि ऐसे फैक्ट्स जो जुडिशियली नोटिसेबल है, जुडिशियली नोटिसेबल है। अब मान लीजिए कोई आपको ये कहे कि अब इंडिया जो है, इंडिया की टेरिटरी में हरियाणा एक स्टेट है, ठीक है। ये मैप थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बन नहीं पाया, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट हरियाणा लोकेशन अराउंड यहाँ यहीं पे है। यहाँ पे कहा गया कि हरियाणा एक स्टेट है। क्या इस चीज़ को प्रूव करने की जरूरत है किसी को? नहीं जरूरत है। जम्मू एंड कश्मीर में जो कि अभी 370 वहाँ से हट गया है और अभी JNK क्या बन गया है? JNK को अभी डिवाइड कर दिया गया है, JNK यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी में।
अब JNK का जो एरिया है, स्पेशली कश्मीर वाला जो एरिया है, वहां पे क्या है, टेररिज्म का इफेक्ट है। क्या ये चीज प्रूव करने की जरूरत है? देखिए, ये ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके लिए एविडेंस देने की जरूरत नहीं होती है। द पार्टीज आर वेव्ड ऑफ बाय दिस टू गिव द एविडेंस फॉर दिस पर्टिकुलर फैक्ट्स। इनके लिए कोई भी एविडेंस देने की जरूरत वहां पे नहीं होगी। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 56 और 57, ये दोनों के दोनों सेक्शन बात करते हैं क्रिमिनल केसेस में। किसमें? क्रिमिनल केसेस में। जबकि जो सेक्शन 58 है आपका, ये प्योरली सिविल नेचर का है। अपने बेयर एक्ट में सेक्शन 58 के पास लिख लीजिए कि इट इज प्योरली सिविल नेचर। कैसा है ये? प्योरली सिविल नेचर का है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई। जब सेक्शन 57 को आप पढ़ोगे तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, अराउंड 13 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं जिनको जुडिशली नोटिसेबल माना गया है। बट सेक्शन 57 के आगे एक लाइन लिख लीजिए, इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव। ये एग्जॉस्टिव नहीं है। ये आपका MCQ में पूछा जा सकता है। जहाँ कहीं से कोई MCQ क्वेश्चन बनेगा हम उसके बारे में डील करेंगे। तो ऐसे फैक्ट विच कैन बी नोटिस्ड बाय द कोर्ट दैट नीड नॉट टू प्रूव। सेक्शन 56 और 57 कह रहे हैं जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स, और सेक्शन 58 कह रहा है एडमिटेड फैक्ट्स। कहाँ एडमिटेड होते हैं? जो आप अपनी प्लीडिंग्स में, आपको प्लीडिंग्स याद है, आपका प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कहाँ? CPC के अंदर। प्लीडिंग्स में ऑर्डर 6 इससे डील करता है, प्लेंट से ऑर्डर 7 डील करता है, और ऑर्डर 8 जो हमारा रिटन स्टेटमेंट से डील करता है। कभी भी जब दूसरे एक्ट की बात होती है तो मेमोराइज द थिंग्स, लिंक द थिंग्स, दोबारा से उनको रिफ्रेश करते रहना। जब ऐसे मल्टीपल टाइम आप रिफ्रेश कर लोगे ना, द टाइम विल कम व्हेन यू नीड नॉट टू मग अप द थिंग्स, यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो 56 और 57 बात करते हैं जुडिशली नोटिसेबल फैक्ट्स की, और 58 बात करता है एडमिटेड फैक्ट्स की। ठीक है, किसी भी अपोजिट पार्टी ने, मान लीजिए किसी ने A ने B के ऊपर एक मुकदमा दायर किया, 58 में एडमिटेड फैक्ट कैसे होंगे कि मान लो A ने B के ऊपर क्या किया, एक सूट फाइल किया फॉर द रिकवरी ऑफ मनी, मनी की रिकवरी के लिए, और A ने जो अपने प्लेंट में एलिगेशन जो लगाया है वो कहा है कि B को 5 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, ये मैंने एक प्रोनोट के थ्रू, एक प्रोनोट बनवाया था, प्रोनोट पे मैंने इसको पैसे दिए हैं B को। B अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में क्या एडमिट कर लेता है कि हाँ मैंने उससे पैसे लिए हैं, यस, लेकिन वो कहीं एडजस्ट हो गए, मैं उसको दे चुका हूं, दैट इज सेकेंडरी थिंग। लेकिन उसने जो यस बोला है, यस जो बोला है, ये क्या बोला है, तो यहां पे उसको प्रोनोट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। A को, क्या A को ये प्रोनोट प्रूव करना है कि 5 लाख रुपए का लेन देन हुआ? नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इसको अपोजिट पार्टी ने एडमिट कर लिया। तो सेक्शन 58 डील्स विद द एडमिटेड फैक्ट्स। यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को यहां तक? चलिए, अगर डाउट नहीं है तो बेयर एक्ट ओपन कर लीजिए, बेयर एक्ट को डील करेंगे। सेक्शन 56 फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। नो फैक्ट विच द कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस नीड बी प्रूव्ड। ऐसे किसी भी फैक्ट को साबित करने की, तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, न्यायालय जिसका संज्ञान स्वयं ले लेता है। ठीक है, तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा केस लो यहाँ पे लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। अब्दुल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1994 का ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। ठीक है, इस केस में क्या कहा था? कोर्ट कैन टेक द जुडिशियल कॉग्निजेंस। हाई कोर्ट, जो मैं जो बता रहा हूं आपको, कोर्ट के ऑर्डर की लैंग्वेज बता रहा हूं। द कोर्ट कैन टेक जुडिशियल कॉग्निजेंस ऑफ द फैक्ट दैट अ सर्टेन एरिया इज टेररिस्ट स्ट्राइकन। समझ रहे हैं आप इस चीज को? किसी एरिया में, अब छत्तीसगढ़ में एक एरिया नक्सलवाद से अफेक्टेड है, क्या इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पे कोर्ट अपने आप इस चीज को क्या कर सकता है, ऑब्जर्वेशन में ले सकता है। अब आते हैं हमारे सेक्शन 57 के ऊपर। अब 57 देखिए बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, एक अच्छी खासी लिस्ट यहाँ दे रखी है। इस लिस्ट को देख के लगता है कि अरे बाबा याद होगी कि नहीं होगी, तो क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं स्टूडेंट्स। क्या सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कौन से यहाँ पे आपको पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक ट्रिक की भी हम बात करेंगे। एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, अगर वो ट्रिक आपने याद कर ली तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स के अंदर टोटल यहाँ पे 13 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो इन 13 में से आपको कितने याद रखने हैं, मैं ये भी चीज़ें आपको बताऊंगा। एंड ऑलवेज रीड दिस विद, रीड विद तो हमने कहा ही नहीं, सेक्शन 45। भैया देखो ऐसा कुछ करें ना करें, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इसको क्या करना है, कनेक्ट करना है किसी दूसरे सेक्शन से जिसके साथ इसको पढ़ा जाना चाहिए। ठीक है, तो अब सेक्शन 57 की लैंग्वेज पे चलते हैं। 57 कहता है फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, ऐसा जिसमें कोर्ट को जुडिशियल नोटिस, मस्ट वर्ड यूज हुआ है, रिमेंबर दिस, मस्ट। किस किस का लेना चाहिए, जितने भी इंडियन टेरिटरी में लॉ है। अब कोई कह दे कि क्या आईपीसी में सेक्शन 300 मर्डर को डिफाइन करता है, एनीबडी नीड टू प्रूव दिस, नो, एब्सोल्युटली नो, बिकॉज ये इंडियन पीनल कोड अपने आप में एक लॉ है। मोटर व्हीकल एक्ट है, एंटी करप्शन एक्ट है, कोई भी ऐसा एक्ट, ऑल द लॉज इन द फोर्स इन टेरिटरी ऑफ इंडिया नीड नॉट टू, उनको प्रूव नहीं करना है। आपको याद होगा हमने बीपीएम मैनेज किया था, हमने बीपी को मैनेज किया था एज लो एज पॉसिबल, याद है 34 से 38 तक, वहाँ पे लॉ बुक्स भी था ना, एक्ट्स और नोटिफिकेशंस था, तो वो रिलीवेंट हो जाते हैं और उनको प्रूव नहीं करना पड़ता। रिलीवेंसी कहाँ से प्रूव होगी, 34 से लेके 38 के बीच में रिलीवेंसी प्रूव कर देंगे, एंड वी नीड नॉट टू प्रूव दिस, कोर्ट विल टेक अ जुडिशियल नोटिस ऑफ दिस। अब दूसरा पढ़ते जाइए, आपको बड़ा मजा आने वाला है। आज आप सोचेंगे कि 1947 15 अगस्त 1947 वाज द डे जिसे हम इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाते हैं, और अंग्रेज यहाँ से चले गए थे। लेकिन क्या सच में अंग्रेज चले गए थे, या उनका इफेक्ट अभी भी बाकी है, ये सेक्शन आपको ये सब बताने वाला है आज। जितने भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट हैं ना, और लोकल और पर्सनल एक्ट हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वहाँ पे लागू किए हैं, समझिए आप। ब्रिटिश पार्लियामेंट 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट किया गया था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना था, वो हम हिस्ट्री में क्वेश्चंस की क्लासेस में डिस्कस करते ही हैं। तो देखिए जो भी कानून उसने भले इंडिया के लिए बनाए या अपने लिए बनाए हों, पर किसी भी ऐसे कानून का जो पार्लियामेंट ऑफ यूके यानी ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है, और उसके जितने भी लोकल और पर्सनल एक्ट हैं जो डायरेक्टेड बाय यूके की पार्लियामेंट ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने किए हैं, वो यहाँ पे जुडिशियली नोटिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप बस देख लीजिए, लेकिन याद करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है एग्जाम के लिए। मैं जो ट्रिक बताऊंगा उससे याद तो आपको हो ही जाना है, बट सेक्शन 1 इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू के एंगल से। अब आर्टिकल ऑफ वॉर फॉर इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारी भारतीय सेना, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, इनके जितने भी आर्टिकल ऑफ वॉर हैं वो सारे जुडिशियली नोटिसेबल हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट कहता है द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके, अगेन कहाँ आ गए हम, ब्रिटिश पार्लियामेंट पे आ गए। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, या फिर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या बनी थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, एंड पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर एस्टेब्लिश्ड बाय अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, या फिर भारत के अंदर कोई भी ऐसी वो हो, उसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो आपकी जुडिशियली नोटिसेबल हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट का कलर रेड में है, इसको बिल्कुल याद मत करना, ये आज तक ना तो किसी एग्जाम में पूछा गया, और जहाँ तक हमें लगता है पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो जजेस हमको बनाने हैं वो अपने इंडिया के लिए बनाने, ब्रिटेन के लिए थोड़ी बनाने हैं।
द असेसन एंड द साइन मैनुअल ऑफ सोवरन फॉर द टाइम बीइंग ऑफ द यूके और ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड। ये क्या कह रहा है कि जितनी भी असेसन एंड साइन मैनुअल है ना, सोवरन का मतलब होता है वहां के का जो राजा है, ठीक है, वहां का जो राजतंत्र है, किंग किसका, ब्रिटेन का भी और आयरलैंड का भी, तो वो भी यहाँ जुडिशली नोटिसेबल हो जाएगा। ऑल द सील्स ऑफ विच इंग्लिश कोर्ट टेक जुडिशियल नोटिस, जिन पे इंग्लिश कोर्ट यानी ब्रिटेन की कोर्ट जिन पे क्या करती है, जुडिशियल नोटिस लेती हैं। इस पॉइंट को इतना जरूरी नहीं, लेकिन आगे वाला जो है, सील्स ऑफ ऑल कोर्ट्स इन इंडिया एंड ऑफ ऑल कोर्ट्स आउट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत के अंदर जितने न्यायालय हैं या भारत की सरकार के द्वारा जो न्यायालय बाहर स्थापित किए गए हैं उनके बारे में बात कर रहा है। क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव, अगेन ब्रिटेन की बात आ गई है। सील ऑफ कोर्ट्स ऑफ एडमिरल्टी मैरीटाइम जुरिडिक्शन, जो आपका समंदर में होता है ना, माइल्स में होता है, कितने नॉटिकल माइल्स तक किसका, मान लीजिए हमारी ये आपका जो इंडिया से यहाँ इतना समंदर है पूरा, तो इस पे जितना भी आपका जो इंडिया की एक समंदर के अंदर भी जब आप सी में जाएंगे तो वहाँ नॉटिकल माइल्स का एरिया होता है, अराउंड 300 नॉटिकल माइल्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, ठीक है, वो एक जीके का क्वेश्चन हो जाता है। तो वहाँ तक का जो है नॉटिकल माइल्स का एरिया इंडिया का है। ऑल सील्स विच एनी पर्सन इज ऑथराइज टू यूज बाई कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूके, एक्ट रेगुलेशन हैविंग फोर्स लॉ इन इंडिया, ऐसा कोई भी कानून जो उन्होंने बनाया, इंडियन एविडेंस एक्ट किसने बनाया था, अंग्रेजों ने तो बनाया था। आईपीसी किसने बनाई थी, अंग्रेजों ने तो बनाई थी। ये सब जुडिशली नोटिसेबल यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। 7th पॉइंट यहाँ जाता है कि द असेसन ऑफ टू ऑफिस नेम्स टाइटल फंक्शन सिग्नेचर ऑफ द पर्सन filling for the time being any public office in any state if the fact their appointment to such office is notified in any official gazette। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए ये आपके ऑफिशियल गैजेट को नोटिफाई करने की बात कह रहा है। किसको नोटिफाई करा रहा है, ऑफिशियल गैजेट को। ऑफिशियल गैजेट का कहीं ना कहीं प्रिजम्पशन भी आता है। क्या ऑफिशियल गैजेट का कहीं पर भी प्रिजम्पशन आता है? जी हाँ, सेक्शन 81, जब सेक्शन 81 पढ़ते हैं, प्रिजम्पशन एज टू गैजेट्स, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड दैट इज सेल्फ प्रिज्यूम। क्या है वो आपका सेल्फ प्रिज्यूम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे इसको रीड विद सेक्शन 81 यहीं पे लिखें और इसके साथ में लिखें दिस इज सेल्फ प्रिज्यूम है। सेक्शन 81 क्या है, सेल्फ प्रिज्यूम है, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, रिबटेबल नेचर की है। अंडरस्टूड। सेक्शन 8 कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ टाइटल नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट सोवरन, ये तिरंगा झंडा इंडिया का है या फिर किसी भी कंट्री का कोई झंडा, क्या उसको प्रूव करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। कोर्ट अपने आप उन चीजों को ले लेगा यार, उसमें किसी के ऊपर भी बर्डन नहीं देना है। द डिवीजन ऑफ टाइम, जियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, पब्लिक फेस्टिवल, फास्ट हॉलीडे, ऑफिशियल गैजेट में आपकी दिवाली की, होली की, मुहर्रम की, ईद की, क्रिसमस की, सबकी छुट्टी दी जाती है। क्या प्रूव करना है? कोर्ट कहेगा कि प्रूव करो कि दिवाली को क्या थी, पब्लिक हॉलीडे थी। लिमिटेशन पीरियड दिखा काउंट करना है और आप कह रहे हो कि उस दिन तो छुट्टी थी, कैसे मान लें छुट्टी थी? अरे भाई ऑफिशियल गैजेट में आई है, छुट्टी थी, नीड नॉट टू प्रूव। कोर्ट मस्ट टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ दिस द टेरिटरीज अंडर द डोमिनियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द कमेंसमेंट, कंटिन्यूएंस, टर्मिनेशन ऑफ hostilities between government of India and any other state or body of the persons, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका एग्जाम के लिए है मैं आपको वो बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। 8th भी आपका इंपॉर्टेंट है, MCQ साइड से ये भी इंपॉर्टेंट है एंड अगेन द 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पहले पूछा जा चुका है। द नेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफिस ऑफ द कोर्ट एंड देयर deputies and subordinate office assistants and also all officers acting in execution of its process, डिक्री की एग्जीक्यूशन होती है ना, of all advocate, attorney, proctors, वकील्स, pleaders and other person authorized by law to appear or act before it। भाई जो कानून से, कोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं उनको भी जुडिशली नोटिसेबल लिया जाएगा। द रूल ऑफ द रोड ऑन लैंड और एट द सी, ये भी आपका जुडिशली नोटिसेबल हो जाएगा।
अब सेक्शन 45 के साथ मैंने कहा था रीड विद सेक्शन 45, हमने कहा था कि एक्सपर्ट ओपिनियन किस किस पे होता है, आपके फॉरेन लॉ पे है, साइंस पे है, आर्ट पे है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, और साथ ही साथ प्लस में 45A भी तो था, एग्जामिनर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसको भी लिया गया है। 79A ऑफ आईटी एक्ट का, भाई आईटी एक्ट का 79A, और इसका हमने किस CRPC किस सेक्शन के साथ पढ़ा था, 293। इस तरह से रिवाइज कर देनी है चीज़ें, जब भी कभी हो फटाफट रिवाइज कर दो, जिससे आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा कि हाँ मैंने कौन से जुड़े हुए इससे लिंक्ड सेक्शंस दूसरे बेयर एक्ट्स में भी पढ़े थे। ऑल दीज केसेस एंड आल्सो ऑन ऑल मैटर्स ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस और आर्ट, यहाँ पे क्या कहता है, साइंस और आर्ट, द कोर्ट में रिजॉर्ट ऑफ इट्स एड टू अप्रोप्रिएट बुक्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ द रेफरेंस। If the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produce any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so. समझे इस चीज को, यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर कोर्ट ने किसी व्यक्ति को बुलाया है, is called upon by any person to take judicial notice किसी भी फैक्ट का, तो कोर्ट उसे रिफ्यूज कर सकता है, और व्यक्ति उसके लिए चाहे तो कोई बुक डॉक्यूमेंट दे सकता है अगर ऐसा जरूरी है, सो दैट कि कोर्ट कैन इनेबल कि जी बुक देखो, इस बुक में ऐसा लिखा है, यू मस्ट टेक द जुडिशियल नोटिस। बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ना, कैसे याद होगी, कैसे याद होगी, बड़ी मुश्किल है। इसके लिए एक ट्रिक की आज हम बात कर रहे हैं, ट्रिक बस आप याद कर लीजिए, आपको सब याद हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सभी स्टेट्स मिलकर अपनी अपनी टेरिटरी को मेंटेन करने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग से आर्टिकल्स, एक्ट्स, रूल्स एंड लॉ बनाते हैं, और फिर ऑफिशियल गैजेट्स से पब्लिक ऑफिस के द्वारा ऑफिस पर्सन से सील लगाकर जुडिशियली नोटिसेबल बनाकर एक फ्लैग लगा देते हैं। इतने टर्म्स अगर आपने याद कर ली तो 100% यू कैन डू MCQ, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो यहां तक किसी को डाउट, भाई फैक्ट्स नीड नॉट प्रूव, नीड नॉट टू प्रूव। तो हमने कहा कि जो जुडिशियली नोटिसेबल है 56 और 57, और फैक्ट्स एडमिटेड 58। 56 57 क्लियर। चलिए अब 58 पर आते हैं। हमने कहा कि इसका टोटल नेचर जो है यहाँ पे क्या है, सिविल नेचर का है। ऐसे फैक्ट्स जो एडमिट कर लिए किसी पार्टी ने, उनको आपको प्रूव नहीं करना होता है, जो आपकी प्लीडिंग्स होती हैं, ठीक है। अब वहाँ पे प्लेंट में कुछ लिखा जाता है और उसका रिप्लाई देता है अदर अपोजिट पार्टी, और वो जिन फैक्ट्स को एडमिट कर लेगा, दोज फैक्ट्स नीड नॉट टू प्रूव, इट इज प्योरली सिविल नेचर, ठीक है। अब इसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं जिससे हमारी चीज़ें और भी ज़्यादा से क्लियर हो जाएंगी। सेक्शन 58, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। नो फैक्ट नीड बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज देयर टू और देयर एजेंट्स एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग, और विच बिफोर द हियरिंग दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड्स, और विच बाय एनी रूल ऑफ प्लीडिंग in force at the time they are deemed to have admitted by their pleading। या तो सीधी सी बात है, किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर जहां पार्टीज या उनके एजेंट के द्वारा वो एग्री होते हैं उसको एडमिट करने पर हियरिंग में, या हियरिंग से पहले जैसे रिटन स्टेटमेंट में प्लेंट का रिप्लाई दिया वहां पे एडमिट कर लिया, या कोई ऐसा रूल ऑफ लॉ है जो उनको ऐसा करवाता है, तो उस केस में वो क्या हो जाएंगे, नीड नॉट टू प्रूव। प्रोवाइजो कहता है दैट द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन बाय सच एडमिशंस। अब यहां देखिए प्रोवाइजो को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रोवाइजो यहां पे क्या कहता है कि द कोर्ट मे इन इट्स डिस्क्रिशन, कोर्ट अपने डिस्क्रिशन में रिक्वायर द फैक्ट्स एडमिटेड टू बी प्रूव्ड, अगर वो चाहे तो अपने डिस्क्रिशन में किसी भी फैक्ट को क्या करा सकता है, प्रूव करने के लिए एविडेंस मांग सकता है, अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन, लेकिन एडमिशंस को छोड़कर।
उन एडमिशन को छोड़कर कोई ऐसा फैक्ट था वहाँ पे तो उसमें प्रूव मान सकता है। ठीक है, आपको इसके लिए ऑर्डर 24 ऑफ सीपीसी जरूर रेफर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो बताइए आप। एनीवन हैव एनी डाउट टिल नाउ? इट इज प्योरली सिविल नेचर। आज की क्लास थोड़ा सा यहीं पे हम सम अप करने वाले हैं। आज एक्चुअली क्लास लेने का बिल्कुल समय नहीं था, फिर भी सो दैट कि आप लोग सब वेट करते हैं तो मुझे भी शाम को अच्छा नहीं लगता है किसी दिन क्लास स्किप करूं, इसीलिए मैंने आज की क्लास अभी कंडक्ट की है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कल की क्लास में हम दोबारा से इसके ऊपर जो है बात करेंगे। तो अगर आप कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ मेल कर देना। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप हमें ज़रूर फॉलो करो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक कर दिया तो दोस्तों शेयर भी कर दें, और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। सॉरी आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा रहा है, इसके लिए मैं आई एम रियली वेरी सॉरी। कल से फिर से हम अपना फुल फ्लैज स्टार्ट कर देंगे। कल ओरल एविडेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ डोंट मिस। कल के लिए किसी भी हाल में डोंट मिस द क्लास फॉर टुमारो। सो गुड नाइट टू एवरीवन, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम सेम चैनल विद एमके लीगल शिक्षा विद द न्यू टॉपिक ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।